नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। करंट अफेयर की क्लासेस आपके बीच में लगातार लाने का वादा किया था। फिर से आपके बीच में आया हूं करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी खबरें होंगी उन खबरों का फुल पोस्टमार्टम किया जाएगा, ताकि स्टैटिक जीए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड सारी चीजें एक साथ में तैयार किया जाए, ताकि एक भी क्वेश्चन दाएं या बाएं नहीं जाना चाहिए। आते हैं, सबसे पहली खबर जो निकल कर के आ रही है वो है आपकी नेबरहुड क्लासेस। नेबरहुड क्लासेस है क्या? नाम से आप समझ में आ गया होगा आपको कि नेबरहुड यानी पड़ोस और क्लासेस यानी कक्षाएं। तो त्रिपुरा ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। त्रिपुरा एक राज्य हमारा, तो त्रिपुरा ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। उसने ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी या जो भी चीजें चल रही थी, उनके अलावा एक और प्लान किया है जिसको नाम दिया उसने नेबरहुड क्लास का। है क्या इसमें कि कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर जो त्रिपुरा से बिलोंग करता होगा, वो अपने घर पर या अपने पड़ोसी के घर पर, जहां पे उसका कोई स्टूडेंट होता हो, वहां पर जाकर के बच्चों को शिक्षाएं देगा। यानी सबसे पहली चीज कि नेबरहुड क्लास किसने शुरू की है? तो नेबरहुड क्लास का प्लान शुरू किया है किसने? तो त्रिपुरा ने। दूसरी चीज कि नेबरहुड क्लास के अंदर कितने विद्यार्थी अधिकतम पढ़ सकते हैं? तो आप सीधे कहोगे अधिकतम 5, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 5 हो सकती है। और यह भी ध्यान देना है कि इस कंडीशन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरे तरीके से ध्यान दिया जाए। तो यह नेबरहुड क्लास। अब थोड़ा सा आते हैं त्रिपुरा के स्टैटिक जीए पर कि त्रिपुरा का स्टैटिक जीके क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैपिटल की। तो कैपिटल अगरतला, कि अगरतला जो है वो कैपिटल है किसकी? त्रिपुरा की। दूसरी बात करेंगे सीएम की। तो सीएम है इस समय बिप्लब कुमार देव। तीसरी बात करेंगे गवर्नर की। तो गवर्नर है इस समय रमेश बैस। ये 3-4 खबरें निकल करके आती हैं स्टैटिक जीए के फॉर्मेट में। तो ये है आपका बेसिक फिनोमेना नेबरहुड क्लास का। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, फिर से डिस्कशन कर रहा हूं कि नेबरहुड क्लास किसने शुरू की है? त्रिपुरा ने। नेबरहुड क्लास में अधिकतम कितने विद्यार्थी पढ़ सकते हैं? तो अधिकतम 5 विद्यार्थी। किसका ख्याल रखा जाएगा? तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। और साथ साथ स्टैटिक जीए त्रिपुरा के बारे में तो कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल अगरतला है, सीएम बिप्लब कुमार देव और गवर्नर रमेश वैस है। तो ये डिस्कशन हम लोगों का पहली न्यूज फुल पोस्टमार्टम के साथ। अब आ रहा हूं अगली न्यूज पर। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगली न्यूज पर आ रहा हूं। अगली न्यूज निकल करके आ रही है आपकी सीवीसी से। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नाम सुना होगा आपने, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो दिमाग में रखो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सीबीआई के अंडर में काम करती है। स्टार्टिंग इसकी हुई है 1964 में, यानी इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाएगी तो 1964 में। किस कमेटी के आदेश पर या किस कमेटी के सलाह पर? तो संथानम कमेटी। फिर से लिख रहा हूं, संथानम कमेटी, कि संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर हमारे यहाँ पर सीवीसी की शुरुआत हुई थी। अगली बात करता हूं कि हेडक्वार्टर कहां पर है। तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। 3 चीजें निकल कर के आई हैं सीवीसी से, 1964, संथानम कमेटी एंड न्यू दिल्ली। अब आया जाए नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में। तो हमेशा आप दिमाग में बैठा लो कि इसके जितने भी मेंबर होंगे, हालांकि बेसिक जो मेंबर होते हैं उनकी संख्या 3 होती है। एक तो खुद सीवीसी होता है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और उसको असिस्ट करने के लिए 2 वीसी होते हैं। एक आपका विजिलेंस कमिश्नर नंबर 1 और दूसरा आपका विजिलेंस कमिश्नर नंबर 2। चर्चा में क्यों है? तो इनके पहले नियुक्ति का फॉर्मूला समझा जाए कि इनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट करता है। किसके रिकमेंडेशन पर? तो रिकमेंडेड बाय
अ कमिटी अंडर गाइडेंस ऑफ आवर पीएम, यानी प्रधानमंत्री की एक सलाहकार समिति होती है, वो कुछ नामों को भेजती है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उनमें से किसी एक नाम को अपॉइंट करता है। अब न्यूज कहां से आ रही है, तो न्यूज निकल के आ रही है एक नए वीसी के तौर पर कि एक नए वीसी निकल करके आए हैं, यानी कि सीवीसी का एक नया विजिलेंस कमिश्नर कौन बना है, तो वो बने हैं आपके मिस्टर सुरेश एन पटेल। है कौन, तो इनके बारे में छोटी सी लाइन में लिख दूं कि स्पेशली ये बैंकिंग के फील्ड से निकल करके आते हैं और दो बैंकों में ओबीसी के अंदर और आंध्रा बैंक के अंदर इन्होंने काम भी किया है। दूसरी चीज निकल करके आई कि ये किसकी जगह पर आए हैं, तो आए हैं ये टीएम भसीन की जगह पर। रहेंगे कब तक, तो रहेंगे ये दिसंबर 2022 तक। रीजन उसके पीछे क्योंकि इनके लिए अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष या अधिकतम कार्यकाल होता है 4 साल, तो इनकी 65 वर्ष की आयु दिसंबर 2022 में पूरी हो जाएगी। इस वजह से इनका कार्यकाल केवल और केवल दिसंबर 2022 तक है। फिर से समराइज कर रहा हूं, एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना है, तो 1964 में। कौन सी कमेटी, तो संथानम कमेटी। कहाँ हेडक्वार्टर है, तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मेंबर्स कितने होंगे, तो 3 सदस्य होंगे, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो खुद होगा और साथ साथ 2 होंगे आपके विजिलेंस कमिश्नर नंबर 1 और विजिलेंस कमिश्नर नंबर 2। कौन अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ आवर पीएम। और कौन है इस समय नया नाम कौन आया है, तो सुरेश एन पटेल ओबीसी बैंक और आंध्रा बैंक में काम कर चुके हैं, एमडी और सीईओ की पोस्ट पर रह चुके हैं। टीएम भसीन को इन्होंने रिप्लेस किया है। कब तक रहेंगे, तो दिसंबर 2022 तक रहेंगे, क्योंकि इसके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष या अधिकतम कार्यकाल कितना होना चाहिए, 4 साल। इन दोनों लोगों का भी नाम लिख लिया जाए तो वर्तमान में सीवीसी जो हैं वो हैं संजय कोठारी। संजय कोठारी, संजय कोठारी का नाम इसलिए दिमाग में रखिएगा क्योंकि संजय कोठारी ने ही इनको शपथ दिलाई है और लॉकडाउन के दौरान शपथ भी ऑनलाइन हुई है, यानी शपथ जो है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन हुई। और किसने कराई, तो संजय कोठारी, क्योंकि संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त इस समय वर्तमान में है। वाइस चांसलर नंबर 2 पे अपॉइंट हुए हैं कौन, तो सुरेश एन पटेल। और एक नाम और आ रहा है किसका, तो वो हैं आपके शरद कुमार। शरद कुमार दिमाग में रखिएगा, संजय कोठारी, शरद कुमार और नया नाम सुरेश एन पटेल। किसकी जगह पे, टीएम भसीन। कब तक, तो दिसंबर 2022 तक। और कितने साल तक हो सकते हैं, तो या तो 65 साल और या तो अधिकतम कार्यकाल 4 वर्ष का। तो ये हमारी दूसरी न्यूज है, इसके ऊपर भी आप या तो नोट डाउन कर सकते हैं और या तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये स्टैटिक जीए पे भी आप फोकस करिएगा जरूर से। क्लियर है, आगे चलता हूं तीसरी न्यूज के साथ। तीसरी न्यूज हम लोग के बीच में जो आ रही है वो आ रही है वन नेशन वन कार्ड। आपको याद आ रहा होगा एक स्कीम हमारे बीच में आई थी, वन नेशन वन कार्ड। इसको समराइज करता हूं, बाकी जब योजनाओं के बारे में जब डिस्कशन करूंगा तो इनके बारे में आगे चर्चा होगी। तो वन नेशन वन कार्ड क्या है इसके अंदर, तो ये एक योजना है जिसके अंदर जितने भी देश भर में जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनको अपने होम टाउन के अलावा कहीं से भी, पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी वो अनाज लेना चाहते हैं वो इस योजना के अंदर ले सकते हैं। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या नया है, तो ये स्कीम शुरुआत में जब लॉन्च हुई थी तो इसके अंदर 12 राज्यों को जोड़ा गया था। ये घटना कब की है, तो ये घटना है आपकी 1 जनवरी 2020 की। अब नई चर्चा क्या आ रही है, तो 5 नए राज्य इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं और वो इंक्लूड हुए हैं 1 मई 2020 से। उन 5 राज्यों पर बात किया जाए कि वो 5 राज्य हैं कौन कौन से। तो उन 5 राज्यों में सबसे पहला नाम आता है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा नाम आता है आपका बिहार, तीसरा नाम निकल करके आता है आपका पंजाब, चौथा नाम निकल करके आता है आपका हिमाचल प्रदेश और लास्ट नाम आपका आता है दमन और दीव। दिमाग में रखिएगा, पहले चरण में वन नेशन वन कार्ड में कितने
राज्यों को जोड़ा गया, तो पहले चरण में 12 राज्य थे, दूसरे चरण में कितने राज्यों को जोड़ा गया, 5 राज्य, पांचों का नाम आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव। कुल कितने राज्य वर्तमान में वन नेशन वन कार्ड के साथ अटैच हो चुके हैं, तो वो हैं आपके 17। और इसके लिए संबंधित जो डिपार्टमेंट है तो उसको हम लोग नाम देते हैं केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय। सबको पता होगा, मिस्टर रामविलास पासवान इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं, और ये सबसे अच्छी स्कीम अब तक की सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाती है, जिससे आप कहीं पर भी हैं, घर से दूर भी हैं, तो आप राशन कार्ड के बिना भी आप राशन ले सकते हैं। तो ये तीसरी न्यूज फिर से याद दिला रहा हूं, कुल 17 राज्यों को वन नेशन वन कार्ड के अंदर अटैच कर दिया गया, 17 राज्य जोड़ दिए गए, वन नेशन वन कार्ड के अंदर जोड़ दिए गए। आगे चल रहा हूं, याद रखिएगा, यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव। अगली न्यूज, चौथी न्यूज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। एक नाम आ रहा है आपका एप्लीकेशन का, जिसका नाम है किसान सभा। ये एक एप्लीकेशन है, किसान सभा एक एप्लीकेशन है। बनाया किसने, तो बनाया है CRRI, यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी CRI ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसको नाम दिया गया है किसान सभा एप्लीकेशन का। अब बात किया जाए कि इसका काम क्या है, किसान सभा ऐप से फायदा क्या होगा, तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि किसानों को सीधे जोड़ने का काम करेगा, किससे, तो बाजार से। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने का काम करेगा कौन, तो किसान सभा एप्लीकेशन। दूसरी चीज निकल कर के आई कि इससे और क्या फायदा होगा, तो एक और फायदा होगा कि जितने भी ब्रोकर्स होंगे, जितने भी मीडिएटर्स होंगे, बिचौलियों से मुक्ति मिल जाएगी, जितने भी किसान होंगे उनको। तीसरा फायदा क्या होगा कि किसानों को अपने हर एक उत्पादन पर उचित दाम मिलेगा। यानी किसान सभा एप्लीकेशन क्यों डेवलप किया गया है, तो इस लॉकडाउन के दौरान किसानों की पहुंच जो बाजार तक नहीं बन पा रही थी उसके लिए, दूसरा बिचौलियों से उनको मुक्ति मिल जाए इसलिए, तीसरी कंडीशन कि उनको किसी भी प्रोडक्ट का उचित दाम मिले इसलिए। अब आते हैं CRRI पर कि CRRI है क्या, तो नाम से लग जा रहा होगा, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ये है क्या, तो एक दिमाग में रखिएगा कि ये बना है आपका 1950 में। बनाने का कारण क्या है, तो जितने भी हमारे हाईवेज बनते हैं उन हाईवेज का मेंटेनेंस करना, उन हाईवेज को डिजाइन करना, उन हाईवेज के ऊपर जितने भी काम होते हैं वो सारे काम करने की जिम्मेदारी होती है किसकी, तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से देखिएगा, किसान सभा एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है, तो CRRI ने। CRRI कब बना है, तो 1950 में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और साथ साथ किसान सभा एप्लीकेशन से किसको फायदा मिलेगा, तो नाम से ही लग जा रहा होगा, किसानों को फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका माल सीधे बाजार में पहुंचेगा, बिचौलियों से उनको मुक्ति मिलेगी, और साथ साथ उचित दाम भी मिलेगा। क्लियर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलता हूं अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज निकल करके आ रही है NTPC से। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे कि NTPC है क्या, तो दिमाग में रखिएगा कि NTPC बनी है 1975 में, 1975 में बनी है। हेडक्वार्टर की बात किया जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और मुखिया की बात किया जाए तो मुखिया इस समय गुरदीप सिंह हैं। फिर से NTPC या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1975 में बनी है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, गुरदीप सिंह इसके मुखिया हैं। न्यूज क्या निकल करके आ रही है, तो NTPC ने एक नया डिसीजन लिया है कि वो जितने भी लेकर के चलेगी वो सारे जो ईंधन होंगे वो हाइड्रोजन ईंधन होंगे। यानी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली कार को और बसों को, 10 इलेक्ट्रिक बस और कार का इसने शुरुआत करने की डिमांड की है कि अब वो शुरू करने जा रही है। और कहां से कहां शुरू करेगी, तो पहला रूट जो उसने डिसाइड किया है वो पहला रूट है उसका दिल्ली से लेह का।
कि दिल्ली से लेह जो है वो उसका पहला रूट है। और आगे चला जाए, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया जाए कि हाइड्रोजन सेल किस हिसाब से काम करता है, तो दिमाग में रखिएगा कि एक ईंधन सेल से हाइड्रोजन को प्रवाहित किया जाता है और उस ईंधन सेल में जो हाइड्रोजन होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन जो है वो वैद्युत ऊर्जा का और उष्मा का उत्पादन करता है, जिससे हमको कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है और उसी वजह से 10 इलेक्ट्रिक बस और 10 कारें आपकी चलेंगी। रूट याद रखिएगा, एनटीपीसी की स्टैटिक जीए याद रखिएगा, रूट याद रखिएगा कि कहां से कहां तक, मुखिया का नाम रखिएगा गुरदीप सिंह साहब का। तो ये सारा का सारा खेल है आपका बेसिक का। तो ये दिमाग में रखिएगा कि इसी तरीके की और न्यूज आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे आफ्टर अ क्लास इंटरवल। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए। चैनल को आप देखिए, चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले किसी वीडियो के बारे में खुद से पता चल जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।